और इधर अरब सागर पहुंचा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन। बड़ी खबर है, यूएसएस लिंकन की जगह लेगा यूएसएस वॉशिंगटन। 250 दिनों 250 दिनों से तैनात लिंकन की इसने जगह ली। अब चीन के पास कोई अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है क्योंकि उसे भी यहां शिफ्ट कर दिया गया। ये देखिए 250 दिनों से यहां पर लिंकन तैनात, लेकिन अब उसकी जगह कौन ले रहा है? यूएसएस वॉशिंगटन। और यूएसएस वॉशिंगटन ने शुरू किया ऑपरेशन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी दी है। अरब सागर में अब 2 यूएस वॉरशिप तैनात है। यूएसएस जॉर्ज बुश भी अरब सागर में तैनात है। तो ये नई तैनाती, और यहां पर अब लिंकन की जगह वॉशिंगटन, जी हां, और वो अब ऑपरेटिव हो चुका है। अब 2 यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, वॉरशिप मौजूद हैं अरब सागर में। तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी मूवमेंट, खबर क्या है सबसे पहले वो आपको बता दें। अरब सागर में नया एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हां, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ने संभाला मोर्चा। ईरान फ्रंट पर यूएस का बड़ा सैन्य रोटेशन। यूएसएस लिंकन की जगह वॉशिंगटन, और रोटेशन प्लान क्या है ये भी देख लीजिए। 300 दिन से फ्रंट लाइन पर यूएसएस लिंकन मौजूद रहा। नौसैनिकों में विद्रोह की आशंका थी, मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे ये सैनिक। कई सैनिकों ने सुसाइड की कोशिश भी की। एक नाविक समुद्र में भी गिर गया था। बड़ी बात यह कि प्रशांत महासागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी चीन की तरफ कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, बहुत डायरेक्ट सवाल है, क्या अमेरिका का ये मोबिलाइजेशन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अमेरिका के पास अब अपने संसाधनों की जो सीमा है उसको देखते हुए मोबिलाइजेशन किया जा रहा है? चीन का फ्रंट उन्होंने ओपन कर दिया है, वहां से लिंकन को मूव किया है। वहां चूंकि स्थिति अंदर खराब हो रही थी, खबर हमने दिखाया कि विद्रोही मानसिकता से भर गए थे उस पर तैनात जितने स्टाफ थे, अब उसकी जगह वॉशिंगटन को दिया गया। क्या बहुत ज्यादा दबाव, स्ट्रेस अमेरिका के संसाधनों पर दिखने लगा है? रवि, किसी भी ऑपरेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन के डिप्लॉयमेंट के बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होता है। जहाँ तक हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, उस जहाज़ के अंदर करीब 4,500 से 5,000 नाविक रहते हैं जो हवाई जहाज चलाते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं, मिसाइल चलाते हैं, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, इंजन चलाते हैं, नेविगेशन करते हैं। तो एक ये क्या कहते हैं, एक शहर सा है जो तैरता है और लड़ाई भी करता है। तो 250 दिन की डिप्लॉयमेंट काफ़ी लंबी होती है। उसको रिक्विप करना पड़ता है, री इंजीनियर करना पड़ता है, लोगों को छुट्टी भी भेजना पड़ता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इम्पॉर्टेंट है उसकी लड़ाई को और वर्दीनेस को देखते हुए। तो ये जो मूवमेंट होना पड़ा है अमेरिकन फोर्सेस का, खासकर मध्य सागर में और पर्शियन गल्फ में, ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी रही है। ये मानना कि क्या अमेरिका को इसका बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ये बहुत अलग हालत में चला गया है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा। ये कोई आम बात है। 8-9 महीने की डिप्लॉयमेंट बहुत होती है। इससे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट खाली न्यूक्लियर सबमरीन की हो सकती है, वो शायद साल भर नीचे रह पाता है, लेकिन साल भर के बाद में फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीलॉन्च करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। तो ये कहना कि ये अमेरिका की हालत पस्त हो गई है, पस्त तो नहीं कह सकते। हाँ, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, तभी उसको एक जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है प्रशांत महासागर से मूव करना पड़ा है। ये हमको याद रखना चाहिए, अमेरिका ने ग्लोबल पावर है, उसकी जो पावर प्रोजेक्शन है पूरे दुनिया में है। अटलांटिक ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, और ख़ास ट्रबल स्पॉट में जैसे हम देख रहे थे सेंट्रल कमांड की ईरान, गल्फ कोऑपरेशन कंट्री, इसके आसपास। ठीक है। तो ये कहना कि उसको प्रेशर आ रहा था, प्रेशर तो आ ही रहा था। दूसरा, क्या उससे उसको परेशानी होगी आगे, वो मैं शायद नहीं मानता है। वो 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर वो रिफिट होकर अपनी जगह में पहुंच जाए। लेकिन सर इतना तो दिख रहा है कि अभी प्राथमिकताएं थोड़ी बदली हैं। प्रशांत महासागर में जिन प्रायोरिटीज के साथ ये डिप्लॉयमेंट था, वो प्रायोरिटीज अब काफी नीचे दिखाई दे रही है। ये मूवमेंट अपने आप में क्या नहीं दिखा रहा है कि ये अरब सागर में जाना और प्रशांत को अभी फिलहाल के लिए इस तरीके से ओपन छोड़ना अमेरिका के द्वारा,
ये क्या इंडिकेट करता है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। और देखिए, ईरान के टारगेट पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरान के ड्रोन। जी हां, खबर यह कि अपने लड़ाकू विमानों को डेक पर अमेरिका रखे, ये चुनौती दी है IRGC ने। हमले की कोशिश की तो विमान करेंगे तबाह, यानी कि यहां से अगर वो अटैक करते हैं तो हम उस पर हमला करेंगे। देखिए, ड्रोन उसके ऊपर और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। IRGC ने जारी किया वीडियो और कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने की कोशिश कि अगर यहां से वो टेक ऑफ करते हैं अटैक करने के लिए तो हम जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। और फारस की खाड़ी में US एयरफोर्स की उड़ान नवॉक्स विमान ने 1700 सिग्नल भेजा है। विमान के पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा। विमान से अमेरिकी सेना का संपर्क टूटा। अगर हूती से आमने सामने जंग की तैयारी, यमन की सेना ने युद्ध की ट्रेनिंग की। यमन के स्नाइपर्स का वीडियो सामने आया। खामनेई के कटआउट पर फायरिंग की और यमन की सेना का हूती पर अटैक। जहां हज़ा प्रांत में हूती के ठिकानों पर टारगेट किया। हूती विद्रोहियों को बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। यमन सेना का हूती ठिकानों पर बड़ा हमला। 24 घंटे में 81 सैन्य ऑपरेशन का दावा सामने आया। हूती ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हूती के हथियार डिपो तबाह हुए। सऊदी अरब में कई जगह हूती के हमले, ऑयल फैसिलिटी को किया टारगेट। हूती ने बड़े नुकसान का दावा किया है। तो देखिए, हूती की तरफ से भी कार्रवाई लगातार जारी है। ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है और सऊदी को बड़े नुकसान का दावा किया गया। हूती लगातार इन सभी देशों को जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं इस युद्ध में उनको टारगेट कर रहा है। ये मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से कि हमारे प्रॉक्सीज भी लगातार हमले करने में सक्षम है, नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो ट्रंप की आर्थिक नाकेबंदी का जवाब, ट्रंप के मित्र देशों पर प्रॉक्सी प्रहार। खबर क्या है? हूती का सऊदी पर ड्रोन अटैक। हमले कहां किए गए? नजरान एयरपोर्ट, आरामको ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया। लाल सागर में तनाव बढ़ गया है। सऊदी के जहाजों को टारगेट किया है। सऊदी शिपिंग पर लगाया ब्लॉकेड। हूती का दावा क्या है? 24 घंटे में 81 ऑपरेशन हमलों में सऊदी को हुआ है बड़ा नुकसान। संदेश साफ है, ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी का जवाब है। आगे भी अमेरिकी मित्र देशों को टारगेट करेगा हूती। तो इस तरीके से हूती ने ये एक मैसेज फिर से डिलीवर करने की कोशिश की है। मनीष, एक तरफ हम देख रहे हैं कि यमन की फोर्स हूती ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनका सामना करने की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हूती फोर्सेस लगातार सऊदी और दूसरे देशों को टारगेट कर रहे हैं। क्या यह माना जाए कि एक नया बैटल ग्राउंड ओपन होने वाला है हूती विद्रोहियों को लेकर, और उसकी तैयारी एक तरफ यमन सेना कर रही है, दूसरी तरफ सऊदी और दूसरे देश भी लगातार प्रोवोक हो रहे हैं हूती की कार्रवाई से? देखिए, एक बात तो तय है कि ये सवाल लगातार ईरान के समक्ष भी है कि ऐसा क्यों है कि ईरान के जिन प्रॉक्सीज की हम बात करते हैं, चाहे वो गजा में हमास थे या यमन में हूती विद्रोही थे या लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, वो वहाँ की मौजूदा सरकार, मौजूदा सेना या वहाँ के लोगों के भी खिलाफ रहती है, यानी कि उस देश के। अब देखिए कि यमन में हूती विद्रोही किससे लड़ रहे हैं? यमन की सरकार से लड़ रहे हैं, यमन की सेना से लड़ रहे हैं। और वैसी स्थिति में अगर यमन की सरकार को और यमन की सेना को अगर सऊदी सपोर्ट कर रही है, जो करना भी चाहिए था, तो उसमें गलत क्या है? और तो ये सवाल ईरान के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ ऐसा होगा तो ईरान इससे संप्रभुता का उल्लंघन कहेगा। तो क्या ये संप्रभुता का उल्लंघन लेबनान के मामले में नहीं है? ये संप्रभुता का उल्लंघन यमन के मामले में नहीं है? और अगर है तो क्या लगता है मनीष का संपर्क हमसे टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। जैसे कि मनीष कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि सऊदी अपनी रक्षा के लिए यमन की सेना का साथ देगा, उसे एक तरीके से एम्पावर करेगा ताकि वो ऐसे प्रॉक्सीज का सामना कर सके, क्योंकि प्रॉक्सीज एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, खासकर हूती विद्रोही। और हॉर्मुज में कार्गो शिप पर अटैक का वीडियो सामने आया है। 22 अप्रैल को हुआ था कार्गो शिप पर अटैक। अटैक के वक्त कुल 22 क्रू मेंबर मौजूद थे। शिप पर मौजूद 22 में 21 मेंबर भारतीय थे, ये भी जानकारी सामने। IRGC ने किया था कार्गो शिप पर अटैक।